नमस्कार साथियों, मैं एस यादव किलोल एक बार फिर आपके साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था शिक्षण विधियाँ यानी पेडागोजी। पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर सारी शिक्षण की प्रक्रिया को समाहित किया गया है और इसी के अंदर देखिए हमारी शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की व्यूह रचनाएँ, युक्तियाँ, उसके अलावा शिक्षण के मॉडल, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत, सभी चीज़ों को समावेश किया गया है। और मैं ये जो श्रृंखला लेके आया हूँ पेडागोजी की, जिसका नाम है शिक्षण, इसके अंदर इन सारी विधाओं को एक साथ लेके आया हूँ। और साथियों, आपको हर लेवल पर इन विधाओं का देखिए कहीं ना कहीं एक पाठ पढ़ने को मिलता है, कहीं दूसरा पाठ, कहीं तीसरा पाठ, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दूसरे से रिलेटेड। तो आप सारे वीडियो को एक साथ देखने की कोशिश करना और पूरी शिक्षण की विधाओं को समझने की, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को देखें और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, सभी के अंदर काम आने वाली विधाएं हैं। सामान्यतः काम नहीं आती, वो होता है अपनी भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण के अलावा सभी शिक्षण में, चाहे हमारा विज्ञान शिक्षण हो, चाहे गणित शिक्षण हो, चाहे हमारा एसएसटी हो, या हमारे जो सामाजिक विज्ञान की अनेक जो ब्रांचेज हैं, 6-7 ब्रांचेज हैं, उन सब में काम आता है। चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब ब्रांचों में ये काम आता है। और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे हम शिक्षण के अंदर। देखिए, एक तरह से जो एक कुछ शब्दावली जिसका नाम है शिक्षण की व्यूह रचना और उसके साथ साथ उसकी विधियाँ। अब ये देखिए, हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो दिया हुआ है शिक्षण की व्यूह रचनाएं, और उसके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर काम आती है हमारी विधियाएं, और यही विधियां हमारे L1 और L2 में भी काम आती है। एक कॉमन सी विधा है और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सरल रूप में देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शब्दावली, यानी अपने इसके अंदर जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शब्दावली। देखिए, मैं यहाँ लेके आया हूँ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो व्यूह रचनाएं, ठीक है, स्ट्रेटेजी। दूसरा देखिए हम पढ़ेंगे इसके अंदर शिक्षण की विधियां। एक तो शिक्षण की व्यूह रचना और एक विधि यानी मेथड्स। फिर उसके अलावा तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रविधि, जो विधियों के साथ साथ काम आती है, प्रविधि। और उसके बाद देखिए हम तीसरे नंबर पर विधियों के बाद पढ़ेंगे कुछ युक्तियों को पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षक के व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस तरह से देखिए हमारे पास 4 शब्दावली हैं और चारों को एक एक करके, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेटेजी, इसको कहा जाता है मेथड, इसको कहा जाता है टेक्निक्स, और इसे कहा जाता है टैक्टिक्स, जो शिक्षक के व्यवहार को बताती है। और इसके अंदर देखिए इसका जो संबंध होता है शिक्षण के उद्देश्यों से संबंध होता है, जिसमें पढ़ेंगे। और इसका जो संबंध होता है वो देखिए एक साधन या रास्ते के रूप में काम में लिया जाता है, जो विषय वस्तु को क्या करती है, प्रस्तुत करने की शैली होती है। उसके बाद प्रविधि। प्रविधि जो होती है विधियों को क्या करती है, स्पष्ट करती है, सरलता प्रदान करती है, स्पष्टता या हम कह दें सरलता प्रदान करती हैं। देखिए, और इसमें शिक्षक का क्या किया जाता है, व्यवहार को बताया जाता है, उसके व्यवहार को समझाया जाता है, जो कक्ष में शिक्षक बच्चों के साथ शिक्षण कराते समय काम में लेता है, उस व्यवहार को बताती है। उन्हें कहते हैं टैक्टिक्स, यानी ट्रिक्स हैं कुछ। इन्हीं शब्दावलियों को हम पढ़ेंगे अपने इसके अंदर। सबसे पहले आता है अपने इसके अंदर व्यूह रचनाएं। अब व्यूह रचना जो शब्द है अंग्रेजी में कहलाता स्ट्रेटेजी। तो ये जो शब्द है कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी। इस शब्द का देखिए जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था युद्ध कौशल के अंदर, यानी हम कह सकते सैन्य विज्ञान में। इस शब्द का प्रयोग का जो चलन था कहाँ पर था, सैन्य विज्ञान में या युद्ध कलाओं में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका, इस शब्द का, युद्ध कला में। और अब आप देखिए ये जो स्ट्रेटेजी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति देखिए होती है किससे, यहाँ पर हम देखते हैं लैटिन भाषा। और उसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति, लैटिन भाषा के अंदर ही एक भाषा आती है जिसका नाम है ग्रीक। तो इसकी कौन सी भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से, ये याद रखना। ये शब्द देखिए किसका है, अंग्रेजी भाषा का। और अंग्रेजी भाषा का स्ट्रेटेजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के अंदर देखते हैं इसे कहा जाता है, देखिए
यहां तक तो देखिए सेम है। इसके बाद आई ए और जोड़ रखा है स्ट्रेटेजिया, और स्ट्रेटेजिया का अर्थ होता है जर्नल यानी सामान्य। क्या अर्थ होता है इसका? जर्नल या सामान्य। और ये स्ट्रेटेजिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है, न कि ये वाला शब्द है। अब बात आती है स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्ट्रेटेजी को देखिए सैनिक विज्ञान या युद्ध कौशल के अंदर इस शब्द को काम में लिया जाता। आजकल इस शब्द का जो प्रयोग है किसमें हो गया? हमारे शिक्षा के अंदर भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा है। शिक्षण के उद्देश्यों को या शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो कार्य योजनाएं बनाई जाती है, उसी को कहा जाता है शिक्षण की व्यू रचना। तो सबसे पहले तो हम अर्थ देखते हैं व्यू रचना का अर्थ। तो देखिए हम यहाँ शिक्षण से नहीं जोड़ते हैं, वैसे ही लेते हैं लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्ति की कार्य योजना। लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्ति की कार्य योजना या रणनीति, इसी को क्या कहा जाता है? व्यू रचना कहा जाता है। अब यदि हम टीचिंग में लें तो केवल यहां जोड़ना है, टीचिंग जोड़ना है यानी शिक्षण जोड़ना। शिक्षण के लक्ष्य या उद्देश्यों की प्राप्त करने की योजना को ही क्या कहा जाता है? शिक्षण की व्यू रचना। अब देखते हैं इस व्यू रचना के अनेक नाम हैं साथियों, अनेक नाम। कौन कौन से नाम है? इसी को कहा जाता है रणनीति। क्या कहा जाता है? रणनीति। इसी को कहा जाता है देखिए युद्ध कौशल, युद्ध कौशल। और इसी को कई बार हम होशियारी या चतुराई भी कह देते हैं, होशियारी या चतुराई भी कहते हैं। किसको? व्यू रचना को। तो कई नाम हैं। अब सिंपल सा देखिए, प्राचीन काल के अंदर युद्धों को जीतने के लिए क्या बनाई जाती थी? रणनीतियां बनाई जाती थी। साथियों आप सबका उद्देश्य क्या है? जॉब प्राप्त करना। चाहे आप फर्स्ट या कह दें हम जिसको व्याख्याता बने, या द्वितीय श्रेणी अध्यापक बने, या तृतीय श्रेणी अध्यापक बने, आप सबका उद्देश्य है शिक्षक बनना। अब देखिए शिक्षक बनने के लिए आप अपनी देखिए व्यापक स्तर पर क्या बनाते हो? रणनीतियां बनाते हो या व्यू रचनाएं तैयार करते हो। तो इसका मतलब आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना, जो रणनीतियां बनाई जाती है, उसी को कहा जाता है व्यू रचनाएं। और इसका प्रयोग पहले किसमें होता था? युद्ध की रणनीतियां बनाने में। आज देखिए हम इस शब्द का प्रयोग किसमें करने लगे? शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देखिए हम जो कार्य योजना, जो रणनीति बनाते हैं, उसी कार्य योजना रणनीति को कहा जाता है टीचिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है, यानी शिक्षण की व्यू रचनाएं। तो याद रखना इसका संबंध किससे होता है? लक्ष्य से होता है। कुछ परिभाषाएं आई.के. डेविस की। डेविस महोदय ने बहुत ही अच्छी बात कही है। शिक्षण व्यू रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यानी ब्रॉड मेथड्स ऑफ टीचिंग कहा गया है। किसको? स्ट्रेटेजी को कहा गया। इनसे थोड़ी क्या होती है? व्यापक होती है। और देखिए इसके अंदर जो स्ट्रेसर की एक डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। और इसमें सारी चीजें, शिक्षण नीतियां यानी व्यू रचनाएं वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों का व्यवहार परिवर्तन और पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव तथा छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। और किसमें? शिक्षण की व्यू रचनाओं के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। और देखिए शिक्षण की व्यू रचनाओं को हम एक विशेषता के रूप में लिखते हैं और देखते हैं कि शिक्षण की व्यू रचनाओं में क्या विषय। सबसे पहली तो यही होती है, उद्देश्य आधारित होती है। और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है? कार्य योजना। उन्हीं चीजों को लिखा। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, बिल्कुल हम जिसकी बात करें, कितने उद्देश्य होते हैं? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण कुशलताओं में, बिल्कुल, क्योंकि कुशलताओं का मतलब क्या? कौशल। कुशलता तो आएगी आएगी जब कार्य आप प्लानिंग से करोगे, रणनीति बनाकर करोगे तो। और देखिए शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध, सार्थक, उन्नत और वैज्ञानिक आधार, बिल्कुल सही बात है। कब, क्या और कैसे उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, पूरी क्रमबद्ध और सार्थक और उन्नत तरीके से हम क्या बनाते हैं? रणनीति बनाते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण नीतियां शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये शिक्षक के नियंत्रण में रहती है। शिक्षक जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है उसी की रणनीति बनाता है।
और वह उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर लेता है, क्योंकि शिक्षक के क्या है, नियंत्रण में होती है। और देखिए, इनमें शिक्षा का दर्शन, अधिगम के सिद्धांत, पृष्ठ पोषण आदि सभी तत्व क्या होते हैं, निहित होते हैं। और देखिए, शिक्षण कार्य के किसी प्रतिमान को हम मॉडल भी कहते हैं भाई, प्रतिमान या मॉडल की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं हमारी, यानी किसी मॉडल की ओर, जो शिक्षण के मॉडल होते हैं उनको बताती हैं। और उसके बाद है व्यवहार परिवर्तन में इनका बहुत अधिक योगदान। व्यवहार परिवर्तन का मतलब अधिगम, बच्चे के सीखने से संबंधित। शिक्षक की कार्य कुशलता और निष्ठा को बढ़ाती है। जब देखिए कार्य की पहले से प्लानिंग कर ली जाती है तो शिक्षक का कार्य कुशलता अपने आप ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिना नियोजित तरीके से यदि हम कार्य करते तो कार्य कुशलता कभी बढ़ती नहीं है, अपेक्षा घटती जाती है। इसी तरह से देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर दूसरे अपनी जो शब्दावली है जिसका नाम क्या है, शिक्षण विधि। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेथड। मेथड कौन सी भाषा में कहते हैं, अंग्रेजी में। याद रखना, मेथड से ही बना है मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी को ही हम देखिए क्या कहते हैं, रीति। और मेथडोलॉजी देखिए यहीं से बना है, मेथड से, जिससे एक नया शब्द निकल के आया है जिसे हम कहते हैं रीति विज्ञान। और दूसरा देखिए हम इसे कहते हैं पद्धति भी कहते हैं। तीसरा देखिए हम तरीका भी कह देते हैं इसे। तो इसके कई नाम हैं मेथड्स के, रीति, पद्धति या तरीका, या हम हिंदी में और क्या कहते हैं, विधा भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर मेथड को देखिए कहा जाता वे, यानी रास्ता, या मोड भी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं ये शब्द भी अपने इसके अंदर। शिक्षण विधि क्या है, रीति, पद्धति, तरीका, वे या मोड। इस तरह से देखिए। अब इसका अर्थ क्या है टीचिंग के क्षेत्र में, इस पद्धति का अर्थ क्या होता है, याद रखना। इसका शॉर्ट में मैं आपको अर्थ लिख रहा हूं, प्रस्तुत करने की शैली। प्रस्तुत करने की शैली, करने की क्या है, शैली। क्या प्रस्तुत करने की, विषय वस्तु। कौन प्रस्तुत करता है, शिक्षक। यानी यहां से और यहां तक, आप तक देखिए, जिस साधन से, जिस तरीके से, जिस पद्धति से विषय वस्तु पहुंचती है उसे कहा जाता है शिक्षण विधि। और शिक्षण विधियां क्या होती है, साधन होती है, तरीका होती है, जिसके माध्यम से विषय वस्तु को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की शैली को क्या कहा जाता है, मेथड कहा जाता है। याद रखना, व्यू रचनाओं में केवल उद्देश्य थे और यहां विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर जोर दिया। जैसा अध्यापक वैसा ही प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरा एक चीज और कहा जाता है, देखिए चीनी कहावत है, जितनी देखिए शिक्षक उतनी ही शिक्षण विधियां होती हैं, क्योंकि हर शिक्षक का विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। और इसीलिए देखिए इस तरीके को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये एक पेड़ है आम का, यहां पर क्या लगे हुए हैं, आम लगे हुए इस पेड़ पर, और आप यहां खड़े हुए हैं देखिए इस जगह, और आपको आम खाने हैं। जब आपको आम खाने हैं तो कोई ना कोई रास्ता अपनाओगे, क्योंकि पेड़ के ऊपर लग रहे हैं आम। तो आपका लक्ष्य क्या है, आम खाना, जो हमारे लिए क्या बना है, हमारा साध्य बना हुआ है। अब हमें इन आमों को तोड़ना, इस साध्य को प्राप्त करना है तो हमें कोई ना कोई साधन अपनाना पड़ेगा। कुछ शिक्षक नकारात्मक भाव के होते, साहब पत्थर मारेंगे हम तो इसके, और पका हुआ आम नीचे। तो पत्थर मारना भी एक क्या है, हमारे लिए साधन या तरीका है आम खाने का। एक व्यक्ति कहता है कि साहब मैं पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाऊंगा, एक्सपर्ट होगा चढ़ने में, तो पके हुए आम वो भी तोड़ेगा, वो भी एक साधन हो। एक कहता है कि मैं सीढ़ी लगाऊंगा यहां पर, तो तीसरा रास्ता अपनाया। एक बच्चा कहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं इस पेड़ को हिला दूंगा और आम नीचे गिर जाएंगे, तो देखिए उसने एक रास्ता और अपनाया। एक देखिए बड़ी सी लकड़ी लेके आऊंगा, उस लकड़ी से देखिए मैं पके हुए आमों को तोड़ लूंगा, तो
तो कहने का मतलब है, देखिए हमने कितने रास्ते अपना लिए, 1 2 3 4 और 5, और 5 रास्तों को हमने अपनाया। किस लिए अपनाया ये 5 रास्ते? 5 साधनों को हमने अपनाया, 5 तरीकों को हमने अपनाया। क्या खाने के लिए? आम खाने के लिए। और आम हमारा क्या है? साध्य। साध्य को प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों को काम में लिया जाता है, और वो ही चीज अपने यहाँ पर है। हमारा साध्य क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्त करने, और शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देखिए हम अनेक साधनों का सहारा लेते हैं, और उन साधनों के माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाता है। और जिस साधन से विषय वस्तु को बच्चे तक पहुंचाया जाता है, उसी साधन को मेथड या विधि कहा जाता है साथियों। इसीलिए मैंने लिखा है प्रस्तुत करने की शैली। क्या प्रस्तुत करने की? विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु या प्रकरण को प्रस्तुत करने की शैली, प्रस्तुत करने की शैली या तरीका या साधन, क्या कहेंगे उसी को? शिक्षण विधि कहते हैं। समझ गए होंगे अब आप कि शिक्षण विधि वास्तव में होती क्या है। अब आगे एक परिभाषा देख लेते हैं वेस्ले की। वेस्ले ने बहुत अच्छी बात कही, शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित। कौन संचालित करता है? शिक्षक। जितने शिक्षक उतनी शिक्षण विधियां। चीनी कहावत। वह क्रिया जिसमें शिक्षार्थी या विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे बच्चों को क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए शिक्षण विधियों को महत्व को बताते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, उसने भी बहुत अच्छी बात कहा, और ये कहा चाहे पाठ्य वस्तु कितनी अच्छी क्यों न हो, अगर विधि अच्छी नहीं है तो अच्छी से अच्छी विषय वस्तु भी सब बेकार हो जाती है। इसी बात पर देखिए उन्होंने महत्व डाला है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसी को कहा जाता है मुदालियर आयोग भी, मुदालियर आयोग। देखिए देखते हैं क्या कहा इन्होंने। चाहे पाठ्यक्रम को कितना भी श्रेष्ठ बनाया जाए, चाहे जितना वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, जब तक शिक्षक द्वारा उत्तम यानी अच्छी विधि यानी पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। यानी इस माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किसके महत्व पर जोर दिया? शिक्षण की विधियों पर जोर दिया गया, शिक्षण की विधि पर जोर दिया, क्योंकि शिक्षण की विधि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। चाहे विषय वस्तु हमारी कमजोर हो, अगर शिक्षक मजबूत है और उसका साधन देखिए मजबूत है, तो उस विषय वस्तु को बहुत अच्छे से पेश कर सकता है। और तभी हम कहते हैं कि क्या शानदार टीचिंग कराइए। क्यों? साधन अच्छे हैं, विधि का चयन देखिए सही ढंग से किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विधियों की विशेषताएं भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में क्या होती है? विधियां सहायक होती हैं। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, जैसे बच्चे जिस क्षमता के बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। सीखने के नियमों पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? सीखने के नियम। सीखने के नियम कहलाते हैं अधिगम के नियम। उसके बाद विषय विशेषज्ञों के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। यह अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाती है? प्रभावी बनाती है, अर्थात प्रभावशाली बनाती है। अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है विधियां, क्योंकि विधि अच्छी होगी तो बच्चा सीखेगा भी उतने ही जल्दी। और देखिए इसमें समय, श्रम और धन का उचित प्रयोग भी होता है, बिल्कुल सही बात। और ये वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता का मतलब होता है क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता, जिसमें त्रुटि नहीं होती है, ये भी होती है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की भागीदारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक देखिए जिस साधन से विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, इसमें दोनों का रोल, एक भेजने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाला, उस चीज को तर्क चिंतन शक्ति का विकसित करने में क्या होती है? सक्षम होती है। ये तो ये विधियों की क्या थी? कुछ विशेषताएं। अब हमारे पास दो शब्द मैंने आपको पढ़ाए, शिक्षण की विधियां, और शिक्षण की विधियों के साथ साथ दूसरा शब्द पढ़ाया मैंने, शिक्षण की व्यू रचना। और दोनों में अंतर कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मेथड।
व्यू रचनाओं का संबंध होता है शिक्षण के उद्देश्यों से। व्यू रचनाओं का संबंध किससे होता है? शिक्षण के उद्देश्यों से। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, योग्यता और रुचि का भी क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। लेकिन मेथड के अंदर विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। या प्रस्तुतिकरण तो यहाँ शिक्षण के उद्देश्यों की रणनीति बनाने पर देखिए, या कार्य योजना बनाने पर जोर दिया जाता है, जिसमें ये सब चीजें आती हैं। दूसरा अंतर देखिए, शिक्षण को एक ये विज्ञान मानते हैं ये, बल्कि ये शिक्षण को क्या मानते हैं? कला। और इसीलिए कहा जाता है शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। और देखिए, आधुनिक मानव व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर ये जो व्यू रचनाएं आई है, नई जो ह्यूमन थ्योरी दी गई है, उस पर आधारित है। बल्कि ये किस पर आधारित है? परंपरागत मानव व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर आधारित है। ये बाल केंद्रित होते हैं। कौन? स्ट्रेटेजी। और विद्या हमेशा शिक्षक केंद्रित होती हैं, क्योंकि शिक्षक के हाथ का खिलौना होती हैं विधियां जिनका प्रयोग कर रहा है। व्यवहार व उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, बालक के व्यवहार परिवर्तन यानी उद्देश्य। और यहाँ देखिए, कार्य के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया जाता है। इस तरह से देखिए, हम इनमें क्या कर लेते हैं? अंतर कर लेते हैं, और अंतर करने के बाद दोनों चीजों को हम समझ जाते हैं बहुत ही अच्छे से। तो सीधा सा है, व्यू रचनाओं का संबंध किससे होता है? व्यू रचनाओं का संबंध उद्देश्य से होता है, बल्कि शिक्षण विधियों का संबंध होता है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से होता है। इसी तरह से देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने इसके अंदर शिक्षण प्रविधियां। अब अगली चीज देखिए, अपने इसके अंदर आती है शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण प्रविधियां वो साधन है जो देखिए हमारी शिक्षण प्रक्रिया, या हम कह दें जो शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ जो विषय वस्तु को स्पष्टता प्रदान करती हो। इसके लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, उपविधि। उप शब्द का अर्थ होता है पास, उसका क्या होता है? पास, या हम कहते हैं निकट। जो विधियों के सर्वाधिक निकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रविधि। इंग्लिश में कहा जाता है टेक्निक्स। इंग्लिश में क्या कह देते हैं हम? टेक्निक्स कहते हैं। अब देखिए, प्रविधि या उपविधि होती क्या है? ये वो साधन है जो देखिए विषय वस्तु को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं। देखिए, आप सिंपल से तरीके से समझिए। एक शिक्षक पढ़ाता है और पढ़ाते समय वो विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, बच्चों तक वो विषय वस्तु पहुंच जाती है। लेकिन पढ़ाते समय, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय कुछ जटिल शब्द भी आ जाते हैं, बच्चे उनके अर्थ को नहीं समझ पाते। तो शिक्षक देखिए उस जटिल शब्द को समझाने के लिए या तो कहानी सुनाता है, या उदाहरण देता है, या दृष्टांत बताता है, या उस शब्द की व्याख्या करता है, तब जाकर वो शब्द स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, विधियों के साथ साथ प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। किस लिए विधियों के साथ? इसलिए करते हैं विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कहानी सुनाना, व्याख्या करना, दृष्टांत सुनाना, स्पष्टीकरण करना, व्याख्या करना। ये सब क्या है? ये सब प्रविधि कहलाती है। इसलिए हम कहते हैं वे साधन जो पाठ्य सामग्री को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हो। अर्थ लिखते हैं इसका, वे साधन जो विषय वस्तु को स्पष्ट करते हो। क्या करते हो? विषय वस्तु को स्पष्ट करते हो। उसी को क्या कहा जाता है? शिक्षण की प्रविधि। और ये शिक्षण को सरल और शुभंग भी बनाते हैं। एक तरह से हम कहते हैं इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? इनका प्रयोग शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है। शिक्षण विधियों के साथ किया जाता है, साथ किया जाता है, साथ किया जाता है। अब मन में ये आता है साहब ये प्रविधि कौन कौन सी होती है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए प्रविधियों के कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर 1 व्याख्या प्रविधि, ठीक है। दूसरा देखिए कहानी प्रविधि। तीसरा मैं लिख देता हूं उदाहरण, क्योंकि बीच बीच में उदाहरण भी देता है शिक्षक।
जब विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती उसे स्पष्ट करने। नंबर 4, स्पष्टीकरण या दृष्टांत। दृष्टांत प्रविधि, बहुत सारी देखिए हमारे पास प्रविधियां हो गई। विधियों के माध्यम से जब विषय वस्तु स्पष्ट नहीं होती तो हमें सहारा लेना पड़ता है प्रविधि का, अर्थात विधियों के साथ साथ जिनको हम देखिए काम में लेते हैं वो कहलाती है प्रविधि। इसीलिए तो कहा था हमने उपविधि भी, जो विधियों के बिल्कुल पास में हो वही क्या कहलाती है, उपविधि। क्योंकि विधि के माध्यम से आप पढ़ा रहे हो, जैसे प्रयोगशाला विधि। अब कुछ शब्द जटिल आ गए तो उनको क्या करोगे, या तो उसकी व्याख्या करोगे, या कहानी बताओगे, या उदाहरण दोगे, या स्पष्टीकरण करोगे, या कोई ना कोई दृष्टांत सुनाओगे। इसके बाद देखिए अगला जो अपने इसके अंदर आता है युक्तियां या टैक्टिस। एक शब्द और काम में लिया जाता है, युक्तियां या टैक्टिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या होती है। शिक्षण व्यूह रचना के विकास के लिए शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या हमारे टीचर का व्यवहार। किसके लिए? इनका संबंध सीधा सा होता है शिक्षण की व्यूह रचनाओं से, पहली बात के लिए। और हमारे शिक्षक का क्या व्यवहार या शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। शिक्षण के उद्देश्यों का विकास यानी उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा जो क्रिया या व्यवहार किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, टैक्टिस। कई बार हम कहते हैं ना ट्रिक्स, जितने शिक्षक उतनी ट्रिक्स। ये शाब्दिक और अशाब्दिक हो सकती है, बहुत सारी ट्रिक्स अपनाता है शिक्षक, और प्रत्येक शिक्षक का देखिए व्यवहार अलग अलग होता है टीचिंग का, इसलिए इनको शब्दों में भी नहीं बांध सकते हम ट्रिक्स को, जिसे टैक्टिस कहा गया है। शिक्षक शिक्षार्थियों के मध्य क्या होती है इसमें, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया एक तरह का क्या है, उन दोनों के मध्य होने वाले व्यवहार ही तो है। अब व्यवहार किस तरह का, ये देखिए युक्तियां शाब्दिक और अशाब्दिक होती हैं। पुनर्बलन एक युक्ति है। बच्चे को जैसे कई बार हम कहते हैं कुछ भी नहीं बोलते तब भी पीठ थपथपा देते, कई बार मुंह से बोलते शाबाश, ये व्यवहार है। उसके अलावा कुछ उदाहरण, कुछ नियम और कुछ सामान्यीकरण और कुछ विभेदीकरण, ये सब क्या होते हैं, शिक्षक का व्यवहार है जो किसमें, कक्ष में काम में लेता है। अब देखिए इन सारी चीजें जो मैंने 4 शब्दावली पढ़ा, इनका रिलेशन देखते हैं, कौन बड़ी है और कौन छोटी। हमारी मूल रूप से देखिए जो विधा थी उसका नाम क्या था, शिक्षण। टॉपिक क्या है हमारा, शिक्षण। अब शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं हम, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यूह रचना। ये देखिए, अब देखिए शिक्षण उद्देश्यों के बाद देखिए हम बच्चों तक विषय वस्तु पहुंचाने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं उस साधन को कहा जाता है विधि। और विधियों को स्पष्ट करने के लिए या विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जो काम में ली जाती है उसको कहा जाता है प्रविधि। इस तरह से हम एक वेन आरेख के माध्यम से इनका संबंध बता सकते हैं। मैंने पहले आई.के. डेविस की एक डेफिनेशन बताई थी, व्यूह रचनाएं शिक्षण विधियों से व्यापक होती है क्योंकि इनसे बड़ी है, और एक शिक्षण के अंदर ये सारी चीजें समाहित होती हैं, व्यूह रचना भी, विधि भी और प्रविधि भी, सब चीजें एक शिक्षण के अंदर समाहित होती हैं। कैसे, घुमा घुमा के पूछे आप इस वेन आरेख से इन चीजों को क्या कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। इस तरह से इन चीजों को देखिए हम एक एक करके इनमें रिलेशन स्थापित करते हुए संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास देखिए व्यूह रचनाओं के प्रकार। बट याद रखना कौन सी व्यूह रचनाएं, अनुदेशनात्मक। पहले बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना, और सूचने देने का काम एक शिक्षक भी कर सकता है, एक कंप्यूटर भी कर सकता है, एक मशीन भी कर सकती है, जैसे रेडियो या टीवी भी। सूचनाएं किसी भी प्रकार से, अगर शिक्षण होगा तो शिक्षक होगा, अनुदेशन होगा तो कोई भी हो सकता है। अनुदेशन का संबंध मात्र और मात्र किससे होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, अर्थात कक्ष में विषय वस्तु प्रदान करना। इसीलिए अपने यहाँ पर दिया गया है, ये फर्स्ट ग्रेड में चलता है ये टॉपिक, जिसमें दे रखा है 5वीं यूनिट में अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के प्रकार। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं वो होती है जो कक्ष के अंदर शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं। अनुदेशनात्मक का अर्थ क्या है, कक्ष में ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
रणनीति बनाना, रणनीति बनाना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनुदेशनात्मक व्यू रचना। और अब बात करते हैं अनुदेशनात्मक जो व्यू रचनाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। अनुदेशनात्मक व्यू रचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। देखिए अनुदेशनात्मक व्यू रचनाओं के क्या लिखते हैं हम? प्रकार। और प्रकार को देखें तो दो प्रकार की अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। कौन कौन सी व्यू रचनाएं होती है? एक को कहा जाता है प्रभुत्ववादी व्यू रचना, व्यू रचना, और एक को कहा जाता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यू रचना। इसी तरह से देखिए प्रभुत्ववादी व्यू रचना का दूसरा नाम है निरंकुश, निरंकुश व्यू रचना। ठीक है। और इसी प्रकार से इसका भी देखिए दूसरा नाम है, लोकतांत्रिक की जगह कहा जाता प्रजातांत्रिक व्यू रचना। और यहां पर देखिए हम देखेंगे दोनों प्रकार की व्यू रचनाओं में अंतर को देखें। अब देखिए प्रभुत्ववादी जो व्यू रचनाएं हैं इन्हें परंपरागत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परंपरागत। और इन्हें आधुनिक कहा जाता है। क्या है ये परंपरागत? पहले देखिए इस प्रभुत्ववादी जो व्यू रचना बनाई जाती थी ये केवल और केवल देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती थी। कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए? केवल ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब होता है पुस्तकीय ज्ञान देना, जो किताब पढ़ानी है उसको ध्यान में। लेकिन ये जो बनाई जाती है शिक्षा के तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाई जाती है ये व्यू रचना। तीनों उद्देश्य समाहित है इसमें और इसमें केवल ज्ञानात्मक। दूसरा देखिए इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता TCP, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। इसमें शिक्षक प्रधान होता है, इसलिए देखिए हम इसमें लिखते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। यानी इसके केंद्र में कौन होता है? शिक्षक। इसीलिए तो निरंकुश है, जैसा शिक्षक चाहता है वैसा ही शिक्षण होता है। लेकिन यह होती है CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। इसके अंदर देखिए बच्चे को बीच में रखा जाता है और जैसा बच्चे की रुचि और स्तर के अनुसार शिक्षण कराया जाता है। और इसमें प्रधान किसको माना गया है? इसमें प्रधान माना गया शिक्षक प्रधान होता है, इसीलिए इसको निरंकुश कहा जाता है। शिक्षक क्या होता है? इसके अंदर प्रधान होता है। और इसके अंदर देखिए प्रधान कौन होता है? बालक प्रधान होता है, बालक। और अध्यापक गौण होता है और इसमें देखिए बालक गौण होता है। दोनों में हम तुलना भी कर सकते हैं। कहने का मतलब परंपरागत रूप से उस व्यू रचनाओं को अच्छा माना जाता था जिसको अंदर शिक्षक को केंद्र में ध्यान रख के बनाई जाती, शिक्षक जैसा चाहता वैसा शिक्षण होता। लेकिन आजकल के जो शिक्षा शास्त्री कहते हैं नहीं, व्यू रचनाएं बच्चे को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे का स्तर। इसीलिए ये कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक होती है। लेकिन ये कैसी होंगी? अमनोवैज्ञानिक होंगी, क्योंकि यहां बच्चे की रुचि स्तर, इनको कोई चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और ये एक तरह से निरंकुशवादी प्रभुत्ववादी जो है ये एक तंत्रीय हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। और प्रजातांत्रिक व्यू रचना में बालक। तो अब अंतर आप समझ गए होंगे। व्यू रचनाएं क्या होती हैं? शिक्षण विधियों का व्यापक रूप होती हैं। अब हम दोनों को उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। अब दोनों का देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसके अंदर प्रभुत्ववादी व्यू रचनाओं का। जैसे व्याख्यात्मक
व्यू रचना या व्याख्या व्यू रचना, व्याख्यात्मक व्यू रचना। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर आता है पाठ प्रदर्शन, पाठ प्रदर्शन व्यू रचना। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, अनुदेशन व्यू रचना। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए एक व्यू रचना और आती है इसके अंदर, जिसे इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है व्याख्यात्मक पाठ प्रदर्शन और अभिक्रमित अनुदेशन के बाद, जिसे कहा जाता है अनुवर्ग या ट्यूटोरियल, अनुवर्ग व्यू रचना। अब कई बार मन में आता है कि अनुवर्ग क्या है, ट्यूटोरियल। एक शिक्षक और उसके पास कुछ बच्चे, वो शिक्षक उन बच्चों को निर्देश देता है और बच्चे उसके अकॉर्डिंग कार्य करते चले जाए, क्योंकि सर्वेसर्वा शिक्षक। इसी तरह अभिक्रमित, किसी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को बच्चों को क्रम से प्रस्तुत करना, और क्रम से जब प्रस्तुत की जाती है तो उस कार्यक्रम को कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन कहा गया क्योंकि अनुदेशना तो व्यू रचना ही पढ़ रहे हैं, वो शिक्षक भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, जैसे CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर पर आधारित इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहां पर देखिए किसका, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक बहुत सारी है, जैसे समस्या समाधान, समस्या समाधान व्यू रचना। और देखिए अन्वेक्षण, जिसे हम खोज भी कहते हैं, अन्वेक्षण खोज व्यू रचनाएं। और भी देखिए मानस मंथन, सब में बालक केंद्र में है। और भी देखिए हम ले सकते हैं इसके अंदर मानस मंथन के बाद, जिसे ब्रेन स्ट्रोमिंग कहा जाता है, बालक के मस्तिष्क को झकझोर दिया जाता है। और प्रश्नोत्तर भी देखिए व्यू रचना, बहुत सारी व्यू रचनाएं हैं देखिए, जिनको हम यहां पर काम में, जैसे रोल प्लेइंग, पात्र अभिनय, पात्र अभिनय व्यू रचना। पर्यवेक्षित व्यू रचना, या पर्यवेक्षण, व्यू रचना। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला व्यू रचनाएं, बहुत सारी व्यू रचनाएं होती है जिसमें बालक केंद्र में होता है, या हम कहते हैं बालक देखिए प्रमुख रूप से क्रियाएं करें। उन सारी व्यू रचनाओं को हम क्या कहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट, या जैसे हम कह सकते हैं वाद विवाद। और भी देखिए अगले नंबर पर हम ले सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट व्यू रचना। उसके अलावा देखिए हम और भी ले सकते हैं, इसके अलावा जैसे वाद विवाद, डिस्कस। कोऑपरेटिव देखिए विधियों को भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। इस तरह से देखिए हमारे पास एग्जाम्पल हैं, एक तो कौन सी व्यू रचनाओं के, जिसमें शिक्षक प्रधान होता है, और दूसरी व्यू रचनाएं जिसमें बालक प्रधान होता है। और इस तरह से हमारा जो आज का जो चैप्टर था देखिए एक तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन समाप्ति से पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नवीन अनुदेशनात्मक व्यू रचनाएं। अब नवीन जो विधियाएं, जैसे टीम टीचिंग, समूह के रूप में जब शिक्षण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है टीम टीचिंग। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली, प्रत्येक एक व्यक्ति के अनुसार जो देखिए टीचिंग कराई जाती है उसके कहा जाता है व्यक्तिगत अनुदेशन, यानी व्यक्तिगत रूप से क्या देना, अनुदेशन देना। और देखिए ऑडियो अनुवर्ग प्रणाली, तो ये भी एक नई विधा है, ऑडियो के माध्यम से देखिए पढ़ाना। उसके बाद आता है भाषा प्रयोगशाला, भाषा शुद्धिकरण के लिए भी इस विधि को काम में लिया जाता। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है टेलीफोन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़कर शिक्षण कराने वाली व्यू रचनाएं। इस तरह से हम देखते हैं, अपना एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कुछ शब्दावलियां ली और वो शब्दावलियों को एक एक करके हमने
पढ़ा और उनमें रिलेशन देखा, अर्थात उनमें सहज संबंध को भी देखा, और इसी पर आधारित हमारी अवधारणाएं भी चलती रहती है, कौन सी विधि किस प्रकार की है, इसमें क्वेश्चन भी इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं शिक्षण की नई विधाओं के साथ।